नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जो मैं श्रृंखला पीजीटी की राजनीति विज्ञान की करा रही हूँ, ये पीजीटी, टीजीटी, एलटीजीआरसी, डीई, ट्रिपल एसबी, पीजीटी लेवल के और जेआरएफ और इसके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, यूजीसी नेट के लिए भी। तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आगे भी और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको ला पाऊँ विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब हम आगे की श्रृंखला आगे के क्वेश्चंस करते हैं, जो हमारी अगली श्रृंखला है प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तक्षशिला का प्रोफेसर था और बाद में मौर्य सम्राट का प्रधानमंत्री बना? निम्न में से कौन तक्षशिला का प्रोफेसर था और बाद में मौर्य सम्राट का प्रधानमंत्री बना? पहला है मार्सिलियो ऑफ पेदुआ, ऑप्शन बी भट्टास्वामी, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी आरपी कैनगिल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये तो आप लोगों के लिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कौटिल्य। आचार्य कौटिल्य तक्षशिला के प्रोफेसर थे, जो कि मौर्य सम्राट के शासन के मौर्य सम्राट यानी चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार के प्रधानमंत्री बने। चाणक्य ने राज्य के संबंध में सप्तांग सिद्धांत दिया था, जिसके 7 अंग थे, स्वामी, आमत, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। इन्होंने अर्थशास्त्र में राजनीति और राज्य के मतलब कूटनीति के बारे में, विदेश नीति यानी कि विदेश नीति के संबंध में उन्होंने मंडल सिद्धांत दिया था, जो कि राज्य के शासन को विदेशों से कैसे संबंध रखने चाहिए राजाओं को, उनके बारे में बताया था। और इन्होंने और भी बहुत कुछ सिद्धांत दिए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाना चाहिए और कोई भी एक से अधिक नहीं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोई व्यक्ति एक गिना जाना चाहिए और कोई भी एक से अधिक नहीं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये इसके ऑप्शन हैं लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी जेरेमी बेंथम, ऑप्शन सी जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी जेरेमी बेंथम। प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाना चाहिए और कोई भी एक से अधिक नहीं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेरेमी बेंथम ने किया था। उनके मुताबिक सार्वभौम वयस्क मताधिकार व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जो एक व्यक्ति एक मत की मान्यता पर आधारित हो। उन्होंने गुप्त मतदान प्रणाली को लागू करने का सुझाव दिया। उन्होंने अन्य कई सुधारों का सुझाव दिया है, जैसे संसदीय कार्यकारी प्रकाशित करने में प्रेस की स्वतंत्रता, सार्वजनिक सेवा में प्रतियोगी अधिकारों के दायित्वों को परिभाषित करने के लिए संहिता आदि। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया है, जेरेमी बेंथम ने। जॉन स्टुअर्ट मिल भारत मतदान पर बल देते हैं। ये इनका मानना है जॉन स्टुअर्ट मिल का कि जो व्यक्ति जितनी शिक्षा प्राप्त करे उसे उतने ज्यादा मत देने का अधिकार होना चाहिए। ये स्त्रियों को मतदान का अधिकार देते हैं, लेकिन जेरेमी बेंथम स्त्रियों के मतदान के प्रति उनके विरोधी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर पर जोर दिया था। कानूनी
और राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर पर जोर किसने दिया था? ऑप्शन ए ऑस्टिन ने, ऑप्शन बी ड्यूग्वी ने, ऑप्शन सी डाइसी ने, ऑप्शन डी लास्की ने। कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डाइसी, ए बी डाइसी। ए बी डाइसी ने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उनके मुताबिक विधिक संप्रभुता को राजनीतिक संप्रभुता के आगे सिर झुकाना पड़ता है। इन्होंने राजनीतिक और कानूनी संप्रभुता के बीच यह अंतर बताया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय समाजवाद का प्रतिपादक कौन है? राष्ट्रीय समाजवाद का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए रोजेनबर्ग, ऑप्शन बी हेडेगर, ऑप्शन सी वेगनर, ऑप्शन डी होसोफर। राष्ट्रीय समाजवाद का प्रतिपादक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोजेनबर्ग। राष्ट्रीय समाजवाद के प्रतिपादक रोजेनबर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। समाजवादी विचारधाराओं में समाजवादी विचारधारा का मानना है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्धारण करता है। समाजवादी विचारधारा में समाजवादी विचारधारा का मानना है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्धारण करता है। मूल्य का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है, न कि श्रम द्वारा, कि जितना श्रम करोगे उतना मूल्य मिलेगा। इसका निर्धारण सिर्फ समाज ही करता है। और ये कौन सा है? ऑप्शन ए श्रमिक संघवाद करता है, या फिर श्रेणी समाजवाद, ऑप्शन सी मार्क्सवादी समाजवाद, ऑप्शन डी फेबियन समाजवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फेबियन समाजवादी। फेबियन समाजवादी मूल्य का निर्धारण करते हैं। 19वीं सदी के अंत में फ्रांस में एक नवीन समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ। इसे सिंडिकेलिज्म भी कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो वर्ग संघर्ष शुरू हुआ, उसी की प्रतिक्रिया का परिणाम श्रम संघवाद है। जो जोड़ के मुताबिक श्रम संघवाद सामाजिक सिद्धांत का वह रूप है जो श्रम संघों को नए समाज का आधार तथा उस समाज को प्राप्त करने का साधन मानता है। इसका मानना है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी एक दल की तानाशाही का अर्थ मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है। किसी एक दल की तानाशाही का अर्थ मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है, बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। किसी एक दल की तानाशाही का अर्थ मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है, बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। किसने कहा है ये? ऑप्शन ए काउत्संकी, ऑप्शन बी क्रुश्चेव, ऑप्शन सी मार्शल टीटो, ऑप्शन डी लास्की। ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काउत्संकी। इनका मानना है कि किसी एक दल की तानाशाही का अर्थ मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं, बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। अगला क्वेश्चन गिल्ड समाजवाद उद्योगों के नियंत्रण में उत्पादकों और राज्य के बीच एक साझेदारी के विचार पर आधारित है। ये किसका कथन है? गिल्ड समाजवाद उद्योगों के नियंत्रण में उत्पादकों और राज्य के बीच एक साझेदारी के विचार पर आधारित है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हॉब्स का, ऑप्शन बी GDH कोल का, ऑप्शन सी लेडरल का, ऑप्शन डी ऑरेंज का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी GDH कोल। ये एक काल्पनिक समाजवादी हैं। इन्होंने गिल्ड समाजवाद का सिद्धांत दिया था। गिल्ड समाजवाद विशुद्ध रूप में एक ब्रिटिश विचारधारा है। गिल्ड या श्रेणी नामक संस्थाएं मध्यकालीन यूरोप में विद्यमान थी, जिनका स्थान
औद्योगिक एवं व्यावसायिक जीवन में अत्यंत महत्व का होता था। प्रत्येक उद्योग का अपना एक संगठन होता था जिसे गिल्ड कहा जाता है। इसमें सभी श्रमिक सम्मिलित होते थे। वे स्वयं ही अपने उद्योग का नियंत्रण और संचालन करते थे। जीडीएच कोल की पुस्तक है सोशल थ्योरी। गिल्ड समाजवाद का प्रादुर्भाव अन्य विद्वानों पर भी पड़ा। जीडीएच कोल ने एक कथन और भी दिया है जो है श्रेणी मूलक समाजवाद उत्पादकों तथा राज्य के द्वारा उद्योगों की साझेदारी पर आधारित है। श्रेणी मूलक समाजवाद उत्पादकों तथा राज्य के द्वारा उद्योगों की साझेदारी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के स्वतंत्र होने के समय 15 अगस्त 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है समाजवादी विचारक वर्ग जो उद्योग में जनतंत्र एवं व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्ष लेता है वह है। समाजवादी विचारक वर्ग में जो उद्योग में जनतंत्र एवं व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्ष लेता है वह है। ऑप्शन ए समष्टिवादी, ऑप्शन बी गिल्ड समाजवादी, ऑप्शन सी संघवादी, ऑप्शन डी फेबियनवादी। समाजवादी विचारक वर्ग जो उद्योग में जनतंत्र एवं व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का पक्ष लेता है वह है समष्टिवादी, गिल्ड समाजवादी, सी संघवादी, ऑप्शन डी फेबियनवादी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिल्ड समाजवादी, जो कि जीडीएच कोल ने दिया था। इसे व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मार्क्स के विचार से सर्वहारा राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य क्या है? मार्क्स के विचार से सर्वहारा राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए लोगों का स्वास्थ्य सुधारना, ऑप्शन बी शिक्षा कला संस्कृति आदि के नियमानुकूल मार्क्सवाद को प्रभावित करना, ऑप्शन सी उपयुक्त शरीर वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य सैनिक शिक्षा देना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सर्वहारा राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोगों का स्वास्थ्य सुधारना। सर्वहारा राज्य मतलब जो कुछ भी है राज्य ही है, ये राज्य के बाहर कुछ भी नहीं मानते, इसलिए ये एक कल्याणकारी राज्य की तरह कार्य तो करता है लेकिन इसमें राज्य के विरुद्ध नहीं जा सकते, राज्य की आलोचना नहीं कर सकते, इसलिए इसका राइट आंसर है लोगों का स्वास्थ्य सुधारना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मार्क्स के मुताबिक अतिरिक्त मूल्य है। मार्क्स के मुताबिक अतिरिक्त मूल्य क्या है? ऑप्शन ए पूंजीपति का व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन बी श्रमिक का व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन सी अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा पैदा किए गए मूल्य का अंतर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मार्क्स के मुताबिक अतिरिक्त मूल्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा पैदा किए गए मूल्य का अंतर।
अगला क्वेश्चन है, आउटसाइड कुछ ज़्यादा शोर हो रहा है तो प्लीज़ आज थोड़ा मैनेज कीजिए। मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत लिया गया है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत लिया गया है। ऑप्शन ए हीगल से, ऑप्शन बी ब्रेडले से, ऑप्शन सी ग्रीन से, ऑप्शन डी अरस्तु से। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत किससे लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीगल से। मार्क्स कहता है कि हीगल का द्वंद्वात्मक सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा किया है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत हीगल से लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वह कौन था जिसे राज्य के स्वरूप को मूल्यता निगम कहा था? वह कौन था जिसने राज्य के स्वरूप को मूल्यता निगम कहा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी मैकाइवर, ऑप्शन डी डुगवी। किसने राज्य के स्वरूप को निगम कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैकाइवर। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न स्टेट में बहुलवादी विचार का समर्थन किया है। राज्य समाज की अन्य अनेक संस्थाओं में से केवल एक संस्था है। इसके कार्य अनोखे ढंग के हैं। राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं होती हैं। उसकी सीमाएं, उसके अधिकार और उसकी जिम्मेदारियां सभी निश्चित होती हैं। निगम की तरह राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य होते हैं। लास्की राज्य को एक प्रतिनिधि मानते हैं। मार्क्स राज्य को शोषण का एक यंत्र मानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये बड़ा है, पहले इसके कथन पढ़ेंगे, कथन और कारण का है, फिर इसके आंसर्स देखेंगे। नीचे दो वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आ दिया है। इसका कथन है, वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। कारण है, कथन है, दोबारा से पढ़ेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। कथन है, इतिहास में वर्ग संघर्ष सर्वहारा वर्ग और कृषक वर्ग के पारस्परिक द्वंद्वों के परिणाम स्वरूप होता है। वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। कारण है, इतिहास में वर्ग संघर्ष सर्वहारा वर्ग और कृषक वर्ग के पारस्परिक द्वंद्वों के कारण परिणाम स्वरूप होता है। इसके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए सही है किंतु आर गलत है। क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है, ये कार्ल मार्क्स का है। वो वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है, उसमें इतिहास में वर्ग संघर्ष सर्वहारा वर्ग ये गलत है। कृषक वर्ग के पारस्परिक द्वंद्वों के परिणाम स्वरूप, कृषक के पारस्परिक द्वंद्व के परिणाम स्वरूप मतलब इतिहास में वर्ग संघर्ष और सर्वहारा इनके परिणाम स्वरूप नहीं होता है द्वंद्व होता है पूंजीपतियों के परिणाम स्वरूप, इसलिए ये गलत है। इसमें कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लेनिन की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण सैद्धांतिक रचना किससे संबंधित थी? लेनिन की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण सैद्धांतिक रचना
किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए उत्पादन के कारण से, ऑप्शन बी दल के संगठन से, ऑप्शन सी औद्योगिक अर्थव्यवस्था से, ऑप्शन डी कृषक आंदोलन से। लेनिन की सर्वप्रथम महत्वपूर्ण सैद्धांतिक रचना किससे संबंधित थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक अर्थव्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा है थोड़ा, पहले इसमें नीचे तो वक्तव्य हैं, कथन एक और दूसरे को कारण आर दिया है। इसमें है, कथन है इसका ये, 19वीं सदी में यूरोप के राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति के असीमित निजी संपत्ति संचित करने के अधिकार को चुनौती दी गई है। 19वीं सदी में यूरोप के राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति के असीमित निजी संपत्ति संचित करने के अधिकार को चुनौती दी गई है। दूसरा है, इस प्रकार के अधिकार को औद्योगिक समाज के दुर्गुणों को बढ़ाने वाला माना गया है। इस प्रकार के अधिकार को औद्योगिक समाज के दुर्गुणों को बढ़ाने वाला माना गया है, जो कि निजी संपत्ति रखता है उसके लिए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कैसे? ये उदारवादी, जब 19वीं सदी में उदारवाद आया था उस समय उदारवाद यूरोप में, मतलब ब्रिटेन में लाया गया था। 19वीं सदी में यूरोप के राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति के असीमित निजी संपत्ति, मतलब उसमें निजी संपत्ति की स्वतंत्रता थी और व्यापार करने की स्वतंत्रता थी, संचित करने के अधिकार को चुनौती दी गई थी। हाँ, उसमें ये इस बात की चुनौती दी गई थी, इस प्रकार के अधिकार को औद्योगिक समाज के दुर्गुणों को बढ़ाने वाला माना गया था, जिससे औद्योगिक समाज के दुर्गुण तो बढ़े, क्योंकि जो सक्षम था वो आगे बढ़ गया और जो असक्षम था वो वहीं रह गया, उसके लिए राज्य ने कुछ भी नहीं किया था। उसमें स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति तीनों का अधिकार दिया था उदारवादी सिद्धांत में। ये उदारवादी सिद्धांत के बारे में कहा गया है। उदारवादी सिद्धांत के बारे में ये कथन दोनों ठीक है और ये एक दूसरे की ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि 19वीं सदी में यूरोप के राजनीतिक सिद्धांतों में व्यक्ति के असीमित निजी संपत्ति संचित करने के अधिकार को चुनौती दी गई है, क्योंकि इसके लिए अधिकार को औद्योगिक समाज के दुर्गुणों को बढ़ाने वाला माना गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, मजदूरों का कोई देश नहीं होता, ये किसकी युक्ति होती है? मजदूरों का कोई देश नहीं होता, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी चार्ड इन लाउ, ऑप्शन सी कैनन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। मजदूरों का कोई देश नहीं होता, ये किसकी युक्ति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं? निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी ऑस्टिन। राज्य कानून की संतान और जनक दोनों किसने माना? ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए मैकाइवर। ऐसा ही कथन ऑस्टिन का है, तो जरा सोच समझ के आंसर टिक कीजिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। ये कथन मैकाइवर का है कि राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं। ये राज्य को ही सब कुछ मानता है। इन्होंने फांसीवादी राज्य की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की एकलवादी, इसको अद्वैतवाद भी कहा जाता है। एकलवाद को, एकलवादी धारणा किसकी प्रधानता को स्वीकारती है? संप्रभुता की एकलवादी धारणा किसकी प्रधानता को स्वीकारती है? ऑप्शन ए राज्य का अधिकार, ऑप्शन बी निश्चित अधिकारी, ऑप्शन सी संसद की संप्रभुता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। संप्रभुता की एकलवादी अद्वैतवाद धारणा किसकी प्रधानता को स्वीकारती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी निश्चित अधिकारी। ये एकलवादी की अवधारणा जॉन ऑस्टिन ने दी थी, सर्वप्रथम बौना ने दी थी, उसके बाद ऑस्टिन इसको चरम पर ले गया था। एकलवादी अवधारणा जो कि सर्वोच्च, जो कहते हैं कि मतलब संप्रभुता उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। ऑस्टिन के मुताबिक संप्रभुता एक निश्चित प्रधान व्यक्ति में निहित होगी। वह प्रधान एक व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह, एक हो या समूह, इससे स्पष्ट तथा निश्चित मानव होना चाहिए जिसे प्रत्येक व्यक्ति देख सके। इस प्रकार ऑस्टिन की संप्रभुता एक मानवीय संप्रभुता या निश्चित अधिकारी में होगी। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये किस राजनीतिक विचारक के अनुसार राज्य का उद्देश्य होता है? द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये किस राजनीतिक विचारक के अनुसार राज्य का उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी बेंथम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेंथम। इन्होंने द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ये सिद्धांत दिया था, और ये बेंथम उपयोगितावादी हैं। इन्होंने, इसका अर्थ है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इन्होंने बेंथम ने ये सिद्धांत दिया था। ये अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख के बात करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मार्क्सवादी समाजवाद निम्नलिखित पर बल देता है। मार्क्सवादी समाजवाद निम्नलिखित पर बल देता है। ऑप्शन ए राजनीतिक समानता, ऑप्शन बी सामाजिक समानता, ऑप्शन सी विधि संबंधी समानता, ऑप्शन डी आर्थिक समानता। मार्क्सवादी समाजवाद निम्नलिखित पर बल देता है। किस पर देता है मार्क्सवादी समाजवाद? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता पर। मार्क्सवादी समाजवाद में वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा दी थी इन्होंने, उसमें आर्थिक समानता को ये मानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यह किसने कहा? विश्व के श्रमिकों को एक हो जाओ, तुम अपनी गुलामी की बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं खोगे। यह किसने कहा? विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम अपनी गुलामी की बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं खोगे। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी माओ सेतुंग, ऑप्शन डी लेनिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मार्क्स। कार्ल मार्क्स, इन्होंने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए गुलामी की बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन राज्य का आधार किस आध्यात्मिक शक्ति को मानते हैं? टीएच ग्रीन,
राज्य का आधार किस आध्यात्मिक शक्ति को मानते हैं? ऑप्शन ए सामान्य इच्छा, ऑप्शन बी विश्वात्मा, ऑप्शन सी मानवीय चेतना, ऑप्शन डी ईश्वर। टीएच ग्रीन राज्य का आधार किस आध्यात्मिक शक्ति को मानते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है इसके सामान्य इच्छा, विश्वात्मा, मानवीय चेतना या फिर ईश्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्व आत्मा। अगला क्वेश्चन है विकासात्मक समाजवाद के मुख्य प्रतिपादक जर्मन में कौन है? विकासात्मक समाजवाद के मुख्य प्रतिपादक जर्मनी में कौन है? ऑप्शन ए जॉन लॉक थे, ऑप्शन बी बर्नस्टीन थे, ऑप्शन सी एनसीले थे, ऑप्शन डी कार्ल ब्रेटिंग थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बर्नस्टीन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बर्नस्टीन ने विकासात्मक समाजवाद का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस विचार का समर्थन नहीं किया? निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस विचार का समर्थन नहीं किया? ऑप्शन ए अस्ते, ऑप्शन बी ट्रस्टीशिप, ऑप्शन सी लघु उद्योग, ऑप्शन डी राष्ट्रीयकरण। निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस विचार का समर्थन नहीं किया था? अस्ते इसका समर्थन किया था गांधी जी ने, ट्रस्टीशिप का भी दिया था जो कि संपत्ति के बारे में था, लघु उद्योगों पर विशेष जोर दिया था, राष्ट्रीयकरण पर जोर नहीं दिया था। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीयकरण। गांधी जी ने राज्य को हिंसा तथा शोषण के यंत्र के रूप में देखा है जो सेवा व बलिदान की हत्या करता है। उन्होंने दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधारों पर राज्य की उपयोगिता को भी स्वीकार नहीं किया। गांधी जी अस्ते, ट्रस्टीशिप तथा लघु उद्योग का समर्थन करते थे। उन्होंने राष्ट्रीयकरण का समर्थन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से गांधी जी अहिंसा की अवधारणा के लिए क्या आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से गांधी जी ने अहिंसा की अवधारणा के लिए क्या आवश्यक नहीं माना? ऑप्शन ए आंतरिक शुद्धता, ऑप्शन बी अनशन, ऑप्शन सी परिग्रह, ऑप्शन डी अध्यवसाय। इसमें नहीं पूछा है, इस पर विशेष जोर दें जिससे कि इसको राउंड कॉलम में याद रहे क्या पूछा है। नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अध्यवसाय। गांधी जी आंतरिक शुद्धता को मानते थे, अनशन के लिए भी आवश्यक तत्व मानते हैं, परिग्रह के लिए भी, अहिंसा के लिए विशेष तत्व मानते हैं। गांधी जी ने एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है परिग्रह। गांधी जी ने अहिंसा की अवधारणा के लिए परिग्रह को आवश्यक नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस विचार का समर्थन नहीं किया? तो हो गया, ये भी हो गया। विकासात्मक समाजवाद मार्क्सवाद के निम्न विचारों में किससे सहमत है? विकासात्मक समाजवाद मार्क्सवाद के निम्न विचारों में किससे सहमत है? ऑप्शन ए पूंजीवाद की आलोचना, ऑप्शन बी पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए क्रांति का सहारा, ऑप्शन सी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन ए पूंजीवाद की आलोचना, ऑप्शन बी पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए क्रांति का सहारा, ऑप्शन सी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
पूंजीवाद की आलोचना। विकासात्मक समाजवाद मार्क्सवाद के पूंजीवाद की आलोचना करता है। अगला क्वेश्चन है फेबियन समिति कब गठित हुई थी? फेबियन समिति कब गठित हुई थी? ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1884 ईस्वी को, 4 अगस्त 1884 ईस्वी को, 4 जून 1884 ईस्वी को, 4 जनवरी 1884 ईस्वी को फेबियन समिति कब गठित की हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ये गलत है, 4 जनवरी नहीं 21 जनवरी 1884 ईस्वी को फेबियन समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। फेबियनवाद के अनुसार कौन सा कथन सही है? फेबियनवाद के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए फेबियनवाद की श्रम मूल्य सिद्धांत स्वीकारा है। ऑप्शन बी फेबियनवाद ने श्रम मूल्य सिद्धांत अस्वीकार किया। ऑप्शन सी दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन डी बी, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फेबियनवाद ने श्रम मूल्य सिद्धांत अस्वीकार किया, ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फेबियन समाज की स्थापना 1884 में कहाँ हुई थी? फेबियन समाज की स्थापना 1884 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी अमेरिका में। फेबियन समाज की स्थापना 1884 में कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में। फेबियन समाज की स्थापना 21 जनवरी 1884 में इंग्लैंड में हुई थी। आज के लिए यहीं रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करें और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।